ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर जो है ओरेकल का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हमारे पास, और हमने ये वाला जो टॉपिक था जिसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के बारे में देखा था। आज जो है हम यहाँ से इसी के बाद वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस। अब प्रेसिडेंस क्या होती है, हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अंदर थोड़ी सी इसकी बात कर चुके हैं। प्रेसिडेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके पास अगर एक क्यूरी के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो पहले कौन सा ऑपरेटर चलना चाहिए, दूसरे नंबर पर कौन सा चलना चाहिए, और उसके बाद कौन सा चलना चाहिए। यानी ऑपरेटर्स की जो तरतीब है एग्जीक्यूट होने की, वो तरतीब आपके पास प्रेसिडेंस कहलाती है। तो ओरेकल के अंदर जो एसक्यूएल हम इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर प्रेसिडेंस के क्या रूल्स हैं, उनको हमें यहाँ पर अभी समझना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इस टेबल के अंदर, तो इन्होंने ये तकरीबन ऑपरेटर्स जो हैं हमने अभी पिछली क्लास के अंदर देखे थे। तो सबसे हाई प्रेसिडेंस जिसके अंदर इन्होंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की दिखाई हुई है। सेकंड नंबर पर कंकेटिनेशन ऑपरेटर है, जो 2 बार वाला सिंबल हमने देखा था। फिर उसके बाद कंपैरिजन कंडीशन है, यानी आपके पास जो ग्रेटर देन लेस देन वाले जो सिंबल थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद इज नल वाला जो ऑपरेटर हमने देखा था, लाइक ऑपरेटर हमने देखा था, इन ऑपरेटर हमने देखा था, वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद नॉट ऑपरेटर है, सॉरी, उसके बाद बिटवीन ऑपरेटर है। उसके बाद नॉट इक्वल टू है, नॉट लॉजिकल कंडीशन, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। यानी इन्होंने एक तरतीब यहाँ पर दे दी है कि अगर ये तमाम ऑपरेटर्स एक क्यूरी के अंदर एक क्यूरी के अंदर दिए गए हैं तो वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। अगर एक क्यूरी के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हैं, तो पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ये इन्होंने यहाँ पर सीक्वेंस आपको दिखाया हुआ है। तो इस सीक्वेंस का आपको अच्छे से समझना होगा कि ये कौन से ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होंगे और कौन से ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इस एग्जाम्पल में आपको और ज्यादा चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अब देखें, इन्होंने एंड और के ऑपरेटर की जो है एग्जाम्पल यहाँ पर दी है। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एंड ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज्यादा है। यानी पहले एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद और ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, अगर ये दोनों एक साथ आपको दिए गए हैं एक ही क्यूरी के अंदर। तो यहाँ पर हम चलते हैं। देखो, क्यूरी लिखी गई है, सिलेक्ट लास्ट नेम, जॉब आईडी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर। अब ये जो वेयर की कंडीशन है इसके अंदर देखें, और ऑपरेटर भी इस्तेमाल किया गया है और एंड ऑपरेटर भी इस्तेमाल किया गया है। एंड ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है, तो पहले इसको प्रेफरेंस दी जाएगी और बाद में और ऑपरेटर वाली चीज को चेक किया जाएगा। तो अब इस क्यूरी के अंदर क्या है, वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू एस ए रैप, और जॉब आईडी इज इक्वल टू ए डी प्रेस, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। अब ये क्यूरी किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, देखें। एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्योंकि ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इस्तेमाल इस तरीके से ये किया जाएगा। ये जो अभी मैंने सिलेक्ट किया है हिस्सा, ये वाला हिस्सा पहले एंड ऑपरेटर के साथ चेक करेगा। हमारा जो एसक्यूएल का इंटरप्रेटर होगा, जो एसक्यूएल को रन कर रहा है, हमारा डीबीएमएस, वो क्या करेगा, इन दोनों को पहले चेक करेगा कि वो तमाम एम्प्लॉयज जिनकी जॉब आईडी जो है एडी प्रेस हो और उनकी सैलरी जो है ग्रेटर देन 15,000 हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इसकी जो जॉब आईडी है वो एडी प्रेस, इसने आपको रिजल्ट में लाके दी है, और इसकी जो सैलरी है वो 24,000 है। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर का काम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एंड ऑपरेटर आपको तब ट्रू रिजल्ट देता है जब दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू हो, और ऑपरेटर आपको तब ट्रू रिजल्ट देता है जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो। तो अब यहाँ पर जब एंड और दोनों ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये वाला जो कंडीशन है जो अभी मैंने सिलेक्ट की है, ये बन जाएगी हमारी एंड वाली कंडीशन, और ये जो एक अकेली रह गई है ये हमारे पास बन जाएगी और वाली कंडीशन। अब देखें, यहाँ पर जॉब आईडी एडी प्रेस हो और सैलरी जो है 15,000 से अबव हो, वो वाले रिकॉर्ड लेकर आए। तो यहाँ पर एडी प्रेस और इसकी जो सैलरी है 24,000 से अबव है, तो ये वाला रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न होकर आ गया। अब इसी कंडीशन के अंदर हमारे पास और ऑपरेटर भी लगा हुआ है, और जॉब आईडी इज इक्वल टू एस ए रेप, और या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ये इसको एक कंडीशन अब कंसिडर करेगा क्योंकि इनके बीच के अंदर एंड लगा हुआ है। इसके बाद फिर ये चेक करेगा, और
जॉब आईडी इज इक्वल टू एस ए रेप, यानी ऐसे तमाम एम्प्लॉयज को लेकर आए जिनकी जॉब आईडी जो है एस ए रेप है। तो अब आप देखें बाकी वाली जो रिकॉर्ड इसने हमें रिटर्न किए हैं उनकी जॉब आईडी जो है एस ए रेप है, लेकिन उनकी सैलरी जो है 15,000 से ज्यादा नहीं है। किसी भी एम्प्लॉय की अगर आप यहाँ पे सैलरी देखें जो और वाली कंडीशन के ट्रू होने की वजह से हमारे पास आ रही है, उनकी जो एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा नहीं है, वो 15,000 से कम है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहले जो है एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट किया गया है इन दोनों कंडीशन के बीच के अंदर, उसके बाद फिर हमारा और का ऑपरेटर एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि और के ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो कम होती है एंड ऑपरेटर से। भले यहाँ पर अगर आप देखें और का ऑपरेटर पहले लिखा है और एंड का ऑपरेटर जो है बाद में लिखा गया है, लेकिन प्रेसिडेंस का रूल ये कहता है कि पहले एंड को एग्जीक्यूट किया जाएगा उसके बाद और को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप किसी प्रेसिडेंस को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी जो डिफॉल्ट एसक्यूएल के प्रेसिडेंस रूल्स हैं आप उनको फॉलो नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप ये चाह रहे हैं कि पहले ये इसको और वाली कंडीशन को चेक करे उसके बाद वो एंड वाली कंडीशन को चेक करे, तो फिर उस सेंस के अंदर आप यहाँ पर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि हम पैरेंथेसिस लगाकर प्रेसिडेंस के रूल्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पहले जो है ये पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन यानी और वाली कंडीशन के दरमियान यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है। अब जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले ये जो पैरेंथेसिस के अंदर चीजें दी गई हैं ये वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, यानी अब ये चेक करेगा उन तमाम एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को जिनकी आईडी, जिनकी जॉब आईडी जो है एस ए रेप है या उनकी आईडी जो है एडी प्रेस है, यानी वो तमाम एम्प्लॉयज जिनकी जॉब आईडी एस ए रेप है या उनकी आईडी एडी प्रेस है, वो रिकॉर्ड। फिर उसके बाद एंड हमारे पास चलेगा। अब एंड के अंदर कह रहा है वो तमाम रिकॉर्ड जिनकी सैलरी जो है 15,000 से अबव है। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो तब जाकर वो हमें रिजल्ट ला कर देगा एंड ऑपरेटर की वजह से। तो अब सिर्फ एक ही एम्प्लॉय हमारे पास ऐसा है जिसकी जॉब आईडी हमारे पास एडी प्रेस है और उसकी सैलरी जो है हमारे पास 24,000 है। तो अब सिर्फ एक ही एम्प्लॉय ऐसा था जिसके अंदर हमारे पास एक ये कंडीशन ट्रू हो रही थी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही थी, तो इसने हमें सिर्फ एक ही मतलब हमें रिकॉर्ड ला कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम हमारे पास क्यूरीज हैं दोनों जगह पर, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंस के रूल्स को चेंज करके हमने रिजल्ट को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 4 बंदों का रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक ही रो मतलब हमारे पास रिटर्न होकर आ रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रेसिडेंस के रूल्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। अगर आप प्रेसिडेंस के रूल्स को चेंज करना चाह भी रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना होगा। पैरेंथेसिस लगाने से क्या होता है कि जो डिफॉल्ट रूल्स हैं वो फिर फॉलो नहीं किए जाते, बल्कि जो पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो भी कंडीशन दी होगी पहले वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर वो बाकी के रूल्स को या बाकी के ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो होपफुली ये रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंस इनकी लिख दी है कि सबसे हाई प्रेसिडेंस किसकी है, सेकंड हाई प्रेसिडेंस किसकी है और लास्ट सबसे लो प्रेसिडेंस हमारे पास कौन से ऑपरेटर की है। तो होपफुली यहाँ तक कि आपको प्रेसिडेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस के बाद हमारे पास यहाँ पर अगला टॉपिक आता है सॉर्टिंग रोज यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। अब जैसे एक क्लॉज हमने देखा था वेयर क्लॉज, और अब ये दूसरा हमारे पास क्लॉज आ रहा है जिसका नाम है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज बेसिकली क्या करता है, आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको वो या तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करके देता है या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो सॉर्ट करके देता है, यानी वो एक उनको तरतीब के अंदर लेकर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखें एक क्यूरी रन की गई है, सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी डिपार्टमेंट आईडी हायर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ऑर्डर बाय अब यहाँ पर क्लॉज लिखा गया है, हायर डेट कॉलम का नेम है। अब ऑर्डर बाय हायर डेट का यहाँ पर मतलब ये है कि इन तमाम कॉलम्स को हमारे पास लेकर आओ एम्प्लॉयज के टेबल में से और उनको ऑर्डर करना है आपने हायर डेट कॉलम की बेस के ऊपर।
अब आप यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी आ रही है, हायर डेट कॉलम आपके पास आ रहा है। लेकिन ये जो हायर डेट कॉलम है आपके पास ये आ रहा है सीक्वेंस के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ रहा है। यानी पहले आप देखिए 17 जून 87, फिर 17 सितंबर 87, उसके बाद 89 ईयर आ गया, 90, 91, 93। तो इस तरीके से सीक्वेंस के अंदर अब ये ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है रिजल्ट को ऑर्डर बाय, यानी एक तरतीब के अंदर आपके कॉलम से जिस कॉलम का नाम आप यहाँ पर देंगे ना, उस कॉलम की बेस के ऊपर वो उसको ऑर्डर के अंदर आपको करके दे देगा। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर बाय लास्ट नेम कर देंगे तो फिर लास्ट नेम के हिसाब से, यानी जो पहले ए वाले नाम होंगे वो ऊपर आएंगे, बी वाले नाम उसके बाद आएंगे, सी वाले नाम उसके बाद आएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर आपने ऑर्डर बाय क्लॉज लिखना है और उस कॉलम का नेम लिखना है जिस कॉलम की बेस के ऊपर आप अपने टेबल को ऑर्डर में लाना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर डेट की बेस के ऊपर किया है, तो डेट की बेस के ऊपर यहाँ पर ये ऑर्डर के अंदर आपका टेबल जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर, आप इसको दो वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। एक होती है वैल्यू ASC यानी असेंडिंग ऑर्डर, और एक होती है DESC यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो हमारा एसक्यूएल का इंटरप्रेटर होता है वो इसको डिफॉल्ट में ASC ही कंसिडर करता है, यानी वो डिफॉल्ट में अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे इन दोनों की जगह तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको रिजल्ट ला कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये मुझे रिवर्स ऑर्डर के अंदर दिखाए, यानी मैं चाह रहा हूँ कि जो सबसे हाई ईयर वाले हैं, यानी 93 वाले पहले आए, 91 वाले बाद में आए, उसके बाद 90 वाले आए, तो फिर मुझे DESC वाला ये जो वैल्यू है ये इस्तेमाल करनी होगी। ये इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे अपनी मतलब टेबल को रिटर्न करेगा। तो नीचे चलकर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, इन्होंने यहाँ पर ये क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट लास्ट नेम जॉब आईडी हायर, सेम वही क्यूरी है, बस इन्होंने क्या किया है ऑर्डर बाय हायर डेट स्पेस देकर आगे इन्होंने लिख दिया है DESC। अब DESC लिखने से क्या होगा, आपको वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया था, लेकिन अब क्या होगा, हायर डेट वाला कॉलम जो है वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर होकर आया है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर होकर आया है। सिर्फ यही फर्क होता है। अगर आप ये DESC नहीं लिखते हैं तो इसकी जगह पर वो ऑटोमेटिकली ASC यानी असेंडिंग ऑर्डर वाली जो वैल्यू है वो इसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेता है यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है कि ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर आप एलियास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एलियास के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलियास बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, किसी कॉलम को हम एक अलग से नेम दे देते हैं उसकी हेडिंग को चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पर सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 12, हमने एक कॉलम है, सैलरी को हमने मल्टीप्लाई करवाया 12 से, तो उसका नाम हमने एनुअल सैलरी यहाँ पर रखा है। अब ये है एलियास, बेसिकली ये हमारे डेटाबेस के कॉलम का नेम नहीं है, लेकिन इस एलियास के नेम को हम ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज मैं दोबारा याद दिला दूं, पिछली क्लास के अंदर जब हमने वेयर क्लॉज को देखा था तो वहां पर पॉइंट हमें दिया गया था कि एलियास को आप वेयर क्लॉज में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये दिया गया है आपको कि आप एलियास को ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय के साथ एलियास अलाउड है और वेयर क्लॉज के साथ एलियास को इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। ये दो बातें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन दोनों की जगह कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो वो डिफॉल्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। और अगर वो अगर आपने वहां पर मतलब रिवर्स ऑर्डर के अंदर अपने टेबल के कॉलम्स को देखना है आपने, तो आप वहां पर DESC वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। तो होपफुली ये सॉर्टिंग आपको समझ में आ गई है कि आप किस तरीके से अपने टेबल्स को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की बेसिस के ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और आती है सॉर्टिंग के अंदर, यहाँ पर इन्होंने लिखा है सॉर्टिंग बाय यूजिंग द कॉलम न्यूमेरिक पोजीशन। अब देखो यहाँ पर आपने लास्ट नेम, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, हायर आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऑर्डर बाय 3। अब ऑर्डर बाय 3 का मतलब क्या है कि आप तीसरे नंबर के ऊपर जो कॉलम आ रहा है उसकी बेस के ऊपर अपने टेबल को जो है मतलब सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तीसरे कॉलम मतलब लास्ट नेम आपका पहला कॉलम, जॉब आईडी दूसरा कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी आपका तीसरा कॉलम। तो अब ये क्या करेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिपार्टमेंट आईडी की बेस के ऊपर आपके टेबल को ऑर्डर के अंदर लाकर दिखाएगा। यानी फर्स्ट
नंबर वाली डिपार्टमेंट आईडी ऊपर आएगी, सेकंड नंबर डिपार्टमेंट आईडी उसके बाद आएगी, थर्ड नंबर वाली डिपार्टमेंट आईडी उसके बाद आएगी। अगर आप यहाँ पर ऑर्डर बाय के अंदर डायरेक्टली कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं तो फिर वो कॉलम्स को काउंट करता है कि कौन से नंबर आपने इसको यहाँ पर प्रोवाइड किया है, और उस कॉलम के नंबर की बेस के ऊपर उस पर्टिकुलर कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो आपको लाकर दिखाता है। दूसरी चीज यहाँ पर है सॉर्टिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स को भी आप अपने ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, इन्होंने लिखा है सिलेक्ट लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लगाकर सैलरी। अब इन्होंने यहाँ पर सिंगल कॉलम का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि डबल कॉलम्स का इस्तेमाल किया है, डिपार्टमेंट आईडी और कॉमा लगा के सैलरी। ये दिमाग में रखिएगा कि ऑर्डर बाय के अंदर अगर आप मल्टीपल कॉलम्स दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करना होगा। तो अब ये बेसिकली करेगा क्या, अच्छा एक चीज और यहाँ पर मेंशन करता जाऊं कि डिपार्टमेंट आईडी के साथ इन्होंने डीईएससी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ सैलरी के साथ इन्होंने डीएससी इस्तेमाल किया है। तो डिपार्टमेंट आईडी आपके पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएगी और सैलरीज जो है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी। अब इसका रिजल्ट जो है वो किस तरीके से आएगा, डिपार्टमेंट आईडी सबसे पहले आएगा, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1, डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1 के अंदर जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज आपको नजर आएंगी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले पहले तमाम के तमाम आपको रिकॉर्ड शो होंगे, और डिपार्टमेंट आईडी 1 में जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे हाई सैलरी वाला बंदा ऊपर होगा, उससे कम सैलरी वाला उसके नीचे, उसके कम सैलरी वाला उसके नीचे। जब ये तमाम रिकॉर्ड यानी डिपार्टमेंट आईडी 1 के तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी वो दिखा चुका होगा, तब फिर वो डिपार्टमेंट आईडी 2 की तरफ जाएगा। फिर डिपार्टमेंट आईडी 2 के अंदर जितने लोगों की सैलरीज होंगी उनको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे हाई पेड सैलरी वाला ऊपर आएगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से डिपार्टमेंट आईडी को वो असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा और सैलरी को वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपके पास प्रेजेंट करेगा। तो ये तरीका होता है ऑर्डर बाय करना आपके टेबल्स को मल्टीपल कॉलम्स की बेसिस के ऊपर। तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो दफा आप क्यूरीज को रन करके देखेंगे या इन स्लाइड्स को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये, क्योंकि हम इतना ज्यादा वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्यूरीज के अंदर, लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया इसका जरूर होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें, मैं सिर्फ इसके डायरेक्टली आपको स्लाइड के ऊपर ही लेकर चल रहा हूँ। देखें वेरिएबल्स किस तरह बनाते हैं आप ओरेकल एसक्यूएल के अंदर, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ये एम्परसेंड का जो सिंबल, यानी एंड वाला जो सिंबल हमारे पास होता है, जो हमारे पास 7 नंबर के ऊपर है, कीबोर्ड की 7 नंबर के ऊपर शिफ्ट दबाकर हम प्रेस करेंगे तो ये एम्परसेंड का सिंबल हमारे पास आता है। तो अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, अब ये आपने एक वेरिएबल का नेम अपनी मर्जी से डिफाइन किया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नम, ये कोई आपके डेटाबेस में मौजूद नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल बना रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने दिमाग में रखनी होगी कि वेरिएबल नेम से पहले आपको एम्परसेंड सिंबल का इस्तेमाल करना है। जब आप एम्परसेंड सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मतलब एसक्यूएल को पता चल जाएगा कि ये जो चीज आपने यहाँ पर दी है ये एक वेरिएबल का नेम है, और इस वेरिएबल को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो इस तरह मिलेगी कि जब ये क्यूरी रन होगी तो आपके पास इस तरीके का एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर वो आपके एम्प्लॉय अंडरस्कोर नम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर मांगेगा, यानी रन टाइम के ऊपर वो आपसे वैल्यू मांगेगा, और जो वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ 13, तो यहाँ पर ये क्यूरी बन जाएगी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 13, यानी अब वो एम्प्लॉय आईडी 13 वाले बंदे का ये तमाम रिकॉर्ड आपको लाकर दिखा देगा। तो ये बेसिकली काम होता है हमारे पास वेरिएबल्स का एसक्यूएल के अंदर, और वेरिएबल्स को बनाने के लिए हम एम्परसेंड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी चाहे यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एम्परसेंड सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। और ये जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक ये फॉर्म टाइप का खुलकर आएगा।
इस फॉर्म के अंदर आप अपनी वैल्यू को एंटर करेंगे, वो वैल्यू इस पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह पर जाकर रिप्लेस हो जाएगी और फिर उसके बाद आपकी जो क्यूरी नॉर्मली हमारे पास एग्जीक्यूट होती है उस तरीके से आपको यहाँ पर ये रिजल्ट लाकर दिखा देगा। तो ये काम है हमारे पास वेरिएबल्स का। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ये जो क्यूरीज वगैरह हम लिखते हैं इनको हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वेरिएबल की वैल्यू को क्यूरी के साथ मिलाने का या क्यूरी को पास करने का अलग तरीका होता है। तो आमतौर पर ये जो तरीका है ये इस्तेमाल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ओरेकल एसक्यूएल का जो हमारे पास वो है ना एसक्यूएल डेवलपर है, जहाँ पर हम एसक्यूएल की क्यूरीज को रन करते हैं, ये तरीका सिर्फ वहीं पर चलेगा। अदरवाइज अगर आप किसी लैंग्वेज के साथ इन क्यूरीज को रन कर रहे हैं तो फिर आपको उस लैंग्वेज के तरीके को ही फॉलो करना होगा जिस तरीके से आप लैंग्वेज को अपने वेरिएबल्स पास सॉरी क्यूरी को अपने वेरिएबल्स पास करना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक फिर अब ये तकरीबन चीजें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज वैल्यू है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगी, यानी अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल इसके अंदर दे रहे हैं, ऊपर वाला जो वेरिएबल था वो तो हमारे पास एक न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू थी, तो यहाँ पर हमने सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर इसको प्रोवाइड करना था। लेकिन अगर वेरिएबल आपका जो है एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा या कैरेक्टर टाइप का होगा तो आपको इसको सिंगल कोटेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को पास करना होगा, जैसा इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है एम्परसेंड जॉब अंडरस्कोर टाइटल। अब जॉब अंडरस्कोर टाइटल यहाँ से एक स्ट्रिंग टाइप की ये डेटा जा रहा है, तो ये IT अंडरस्कोर प्रोग ये जो आपकी जॉब आईडी है ये इस सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पर आ जाएगी और फिर ये क्यूरी आपके पास एग्जीक्यूट होगी। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। बाकी इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई इतनी खास चीज नहीं है जो हम इसके ऊपर टाइम यहाँ पर लगाएं। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये क्विज आपके पास आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑपरेटर्स फॉर वेयर क्लॉज। कि वेयर क्लॉज के लिए आपके पास यहाँ पर कौन कौन से ये जो 6 ऑपरेटर्स आपके पास दिए गए हैं इनमें से कौन सा वैलिड ऑपरेटर है जो एग्जीक्यूट किया जाएगा और कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आप खुद से इस क्विज को और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनको आप खुद से बुक के अंदर देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर अब खत्म होता है। यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर वो भी कर सकता है।